चलिए, आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमको आज है कहाँ पर ज्ञात करना है, तो निरक्षीय स्थिति पर, इक्विटोरियल पोजीशन पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। हम लोग इससे पहले वाले क्लास में निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं पहचाने हुए या जानते हैं। निरक्षीय स्थिति या इक्विटोरियल पोजीशन क्या चीज होता है उसको हम लोग समझते भी हैं। आइए उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे कहां पर, तो इक्विटोरियल पोजीशन पर। आइए, तो वही चीज लिखा गया है यहां पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है कहां पर, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कहां पर, तो इक्विटोरियल पोजीशन पर, निरक्षीय स्थिति पर। तो निरक्षीय स्थिति जो होता है वो कहां होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये क्या है आपका ए और बी। इस पर ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज जो है इक्वल है, लेकिन अपोजिट में है, आपका विपरीत नेचर का है। तो ये दोनों जो है इलेक्ट्रिक डायपोल है। ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इस ये जो है ओ जो है केंद्र बिंदु है, ठीक है इसका। तो ए से लेकर बी तक का जो दूरी है 2d कहलाता है, और ये जो है आपका क्या है, तो d है। यानी कि ओ से बी का दूरी जो है आपका d है, ठीक है। तो हम लोग ओ से एक लंबवत अक्ष खींचते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। ओ से लंबवत परपेंडिकुलर एक रेखा खींचा जाता है। इस रेखा के किसी भी बिंदु को हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ एम जो है आपका एक लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, और ये जो उसी पर एक पॉइंट है रेखा पर, इस पॉइंट एम को हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो निरक्षीय स्थिति पर क्या करना है, इस ए बी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को ज्ञात करना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो चीज यहाँ पर प्रश्न में कहा गया वो चीजों को यहाँ पे लिखा गया। यहाँ जो है ए बी जो है वैद्युत द्विध्रुव, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ये माइनस क्यू जो है और प्लस क्यू जो है ये वैद्युत द्विध्रुव आवेश है, यानी कि दोनों आवेश है आपका, ठीक है। और ये वेक्टर पी जो है वो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो Q इंटू 2D के इक्वल होता है। ये हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इससे पहले वाले वीडियो को आप देखें, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है O आपका क्या है, केंद्र है। ये जो O है क्या है, केंद्र है। और ये 2D जो है क्या है, द्विध्रुव लंबाई है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो R है ओ एम है। R क्या चीज है, तो O से M का दूरी है। ये क्या कहलाता है, तो वैद्युत क्षेत्र की दूरी कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की दूरी कहना है तो R है आपका, ठीक। तो हमको करना क्या चीज है इसमें, तो बिंदु M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है द्विध्रुव के कारण। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिंदु M पर मान लेते हैं। माना कि वेक्टर ई क्यू, ये ई क्यू क्यों लिखा गया, हम लोग डायरेक्ट वेक्टर ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ई क्यू लिख देने से ये बता रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता हम लोगों को कि ये जो है आपका इक्विटोरियल पोजीशन पर निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का जो इंग्लिश है इक्विटोरियल पोजीशन है। तो वहां पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो ये क्या चीज है, वेक्टर ई क्यू। तो वेक्टर ई और ई क्यू जो है आपका बिंदु एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बढ़िया सा फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे वही चीज है, ए बी है तो ए बी, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, वो दिखा दिया गया है। अब हम लोगों को इस पॉइंट एम पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है।
यहाँ से ए से ओ का दूरी डी लिखा गया है, ओ से बी का दूरी आपका डी लिखा गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, हम लोग ऐसा सबसे पहले हम लोग समझते हैं। चलिए समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखिए। हम लोग इसके बारे में सीख चुके हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया था उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से पहले उतार लीजिए, ठीक। और हम लोग इसको अभी हम मिटा देते हैं, ठीक। तो तब इसके बारे में हम लोग और ज्यादा से बेहतरीन से समझेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको मिटा देते हैं, ये मेरा काम का नहीं रहा। हम लोग अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज है। तो चलिए हम लोगों को इस पॉइंट एम पर क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ज्ञात करना इस प्लस क्यू आवेश के कारण। तो हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या चीज है, तो K इंटू क्यू बाय ये आपका डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी बिंदु पर हम लोग किसी भी आवेश के कारण जो निकालते हैं वो यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश जो है आपका है ना, इस आवेश के कारण जैसे हम लोग जानते हैं कि ये बिंदु Q है, ठीक, इस पर आपका Q आवेश है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को इस बिंदु A पर क्या करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना हो, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लेते हैं और वो दूरी R कहलाता है, ठीक है। तो ये जो दूरी है आपका R, तो यहाँ पर देख लीजिए ये दूरी है आपका, और जिसको हम लोग Z के नाम से जानते हैं। ये प्लस Q है और इस पॉइंट पे हम लोगों को जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है उसका दूरी लेना होता है। तो यहाँ पे प्लस Q है, तो प्लस Q से M तक का दूरी यहाँ पे Z दिया गया है, और सिमिलरली माइनस Q के द्वारा जो निकालेंगे यहाँ पर भी ये भी दूरी जो है Z कहलाता है, ठीक है। तो Z जो है कैसे निकाला जाएगा वो देखिए। तो हम लोग ये जान गए हैं कि ये जो दूरी है आपका O से M हम लोग पढ़े हुए कि ये R है, और हम लोग ये जानते हैं कि O पॉइंट से लेके B पॉइंट तक का ये आपका क्या होता है, D होता है, ठीक। तो अब गौर से देखिए ये आपका BOM एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये भुजा हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, ये दो भुजा दी गई, इस दोनों भुजाओं के सहायता से इस भुजा को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम Z बराबर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बताया वही गया कि AM जो है AM बराबर है BM, और वो किसके इक्वल है, Z के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के कारण यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट के कारण निकालते हैं। तो सबसे पहले निकाला गया है आपका प्लस Q के कारण। तो देखिए इसको समझने के लिए मान लेते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक, जो कि हमको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, उसका बड़ा फिगर हम लोग बनाते हैं। तो बड़ा फिगर हम लोग जैसे बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इस Q आवेश के कारण ये आपका प्लस आवेश है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो प्लस आवेश है, और हम लोग जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कर रहे होते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है प्लस आवेश के कारण किस डायरेक्शन में लगता है ना, आगे की ओर लगेगा। इस पॉइंट पे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं जिसका मान प्लस C होता है, यानी कि प्लस चार्ज रिपेल करेगा, इसका तो मान बहुत ही कम होता है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है इस फील्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा। इस तरीके से हम लोग वहां उस फिगर को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो वो ऊपर की ओर जा रहा है, उसके बाद ये आपका वेक्टर EQ प्लस हो गया, ठीक है। वही बताया गया है कि ये जो है आपका वेक्टर EQ है, यानी कि इस पॉइंट पर प्लस Q आवेश के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जब माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे, तो माइनस Q आवेश के कारण निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि माइनस Q, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उस पॉइंट पे आपका क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है, खींचता अपनी ओर, अट्रैक्ट करता है। तो इसका मान तो बहुत ही कम होता है, ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींचेगा तो माइनस Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो देखिए किस डायरेक्शन में, M से A की डायरेक्शन में,
m से a की डायरेक्शन में, और q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण b से m की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज समझ लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका अलग अलग होता है। अब हम लोग जरा यहाँ पर थीटा का काम देखते हैं कि ये थीटा कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा वर्क में। तो ये जो है आपका डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गया। अब यहाँ पर देखिए ये थीटा और ये थीटा कैसे आया, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। समझने के लिए वहां पर देखिए क्या किया गया है। ये आपका एक पैरेलल लाइन है, नीचे में आपका ये वाला ए बी, ठीक, और उसके और ये जो है आपका ऊपर में भी देखिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए हैं, डॉट डॉट लाइन, जो कि क्या है ए बी के पैरेलल है। ए बी के पैरेलल है, तो इस पॉइंट के कारण जो आपका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे खींचा गया है। तो आपको लगता क्या चीज है कि ये जो है आपका है ना, दो पैरेलल लाइन है और एक तिर्यक रेखा है। तो आपको लग रहा है ना, ये अगर जितना एंगल अगर हम लोग मान लेंगे, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। कौन सा एंगल, ये किस एंगल के सहायता से होता है, तो हम लोग पढ़े थे संगत कोण। संगत कोण के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग ये काम कर लेते हैं, इस एंगल को ज्ञात कर लेते हैं, ये वाला एंगल। इस एंगल को कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये आपका पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, और ये आपका तिर्यक रेखा है। तो ये एंगल अगर हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा एंगल हो जाएगा। तो दोनों एंगल आपका क्या हो गया, थीटा थीटा। तो इसलिए लिखा गया है ये थीटा, ये थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा। चलिए अब हम लोग आगे क्या करते हैं, एक एक आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो प्लस यहाँ पे लिखा गया केस 1 में बिंदु M पर, इस बिंदु M पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। किसके कारण, तो प्लस Q के कारण। तो आपका वेक्टर प्लस Q हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका K इंटू मैग्नीट्यूड या परिमाण ऑफ Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, Z स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो के क्यू बाय जेड स्क्वायर आ गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, बी से एम की ओर होगा, बी से एम की ओर। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग केस 2 में क्या करते हैं, बिंदु एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू के कारण निकाल लेते। तो माइनस क्यू के कारण भी वही होगा, के इंटू जो आवेश का परिमाण होता है मैग्नीट्यूड वो ले लेते हैं, और नीचे में डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेते हैं, ये आपका जेड स्क्वायर है। तो यहां से आपका मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो के क्यू बाय आपका क्या आ गया, जेड स्क्वायर आ गया है। ये आपका क्या हो गया है ना, प्लस आवेश के कारण और माइनस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल लिए। अब यहां पर दिखाया गया है कि ये 2 थीटा, ये 2 थीटा क्या चीज है, कहां से आ गया है। यहां पर गौर से देखिए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा प्लस थीटा, ये दोनों एंगल कितना मिलके हो जाएगा, 2 थीटा। 2 थीटा है क्या, तो आपका प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बन रहा उसके बीच का कोण है ना, वेक्टर ई और ये वेक्टर ई, ये दोनों के बीच के कोण को हम लोग क्या लिख लिए हैं, 2 थीटा लिख लिए हैं। ये थीटा और ये थीटा मिलके 2 थीटा हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, किसके कारण, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण बिंदु एम पर। तो वो क्या होगा, वेक्टर ई क्यू हो जाएगा। तो वो किसके इक्वल होगा, तो दोनों वेक्टर के पर सम के इक्वल हो जाएगा, है ना। यानी कि इसके द्वारा कितना लगा है, इसके द्वारा कितना लगा है, दोनों का रिजल्टेंट हमको निकालना। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो वेक्टर ई क्यू इज इक्वल टू ई प्लस क्यू और वेक्टर ई माइनस क्यू। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। परिमाण निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दोनों साइड है ना मॉडुलस लगा देंगे, ये भी इधर भी मॉडुलस इधर भी मॉडुलस। तो हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़े हुए थे इस तरीके का चीज, आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉडुलस हम लोग निकालते थे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा के इक्वल होता है। हम लोग ऐसा पढ़े हुए थे।
तो यहाँ पर भी इसी फॉर्मूला के आधार पर इस चीज को अरेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा समझेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर को हम लोग सीधा करके देख लेते हैं, या इसी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। यह आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि एक पॉइंट है, एम पॉइंट है। इस एम पॉइंट में गौर से देखने का चीज ये है कि ये जो है आपका इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है E माइनस क्यू, और इस डायरेक्शन में जो है आपका एक वेक्टर है, वेक्टर E प्लस क्यू। तो अब हम लोग रिजल्टेंट जब निकालने के लिए सीखे हुए हैं, हम लोग दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। तो रिजल्टेंट इसका क्या निकलेगा, हम लोग जैसे क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में खींचेंगे, इसका क्या होगा, रिजल्टेंट जो इस डायरेक्शन में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में निकलेगा, और हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग कौन सा क्वाड्रिलेटरल लॉ लगा दिया करते थे। क्वाड्रिलेटरल लॉ में हम लोग क्या करते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग अब आगे खींच लेंगे। जैसे यहाँ पे है तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, हम लोग यही वाला काम करते हैं। यहाँ से एक डिस्टेंस ऐसे खींच लेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल लॉ का प्रयोग करके वो काम किया गया। तो हम लोग यहाँ पे फिगर नहीं बन रहा, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं, तो आगे रहने दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया। और ये जो है आपका 2 थीटा, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है। ये जो है आपका 2 थीटा वेक्टर E प्लस क्यू और वेक्टर E माइनस के बीच का कोण है आपका 2 थीटा। तो हम लोग जैसे ही आगे क्या करेंगे, कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो उसमें आपका ये गुण अपने आप लागू हो जाएगा। तो हम लोग उस फॉर्मूला पे क्या कर रहे हैं, पुट कर देते हैं, तो मेरा वैल्यू निकल आ जाएगा। तो ये आपका E प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और E प्लस क्यू, क्योंकि यह आपका क्या परिमाण है, ये माइनस दिखाया जा रहा है, क्या है तो नेगेटिव आवेश को बताया जा रहा है, लेकिन दोनों का जो आवेश का परिमाण है, मैग्नीट्यूड, तो इक्वल होता है डायपोल में ना, ये डायपोल आवेश है। और 2 into AB दोनों का वही चीज है, वैल्यू पुट कर दिया गया, cos 2 थीटा लिख दिया गया। अब देखिए हम लोग डायरेक्टली इस चीज को इतना लिख दिए, ये कैसे हो गया, इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए क्या चीज किया गया है। ये देखिए, ये भी वेक्टर E है, ये भी वेक्टर E है, दोनों आपका एक ही जाति का है, तो वो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जुट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 वेक्टर E प्लस क्यू का स्क्वायर। और यहाँ पे भी देखिए क्या चीज लिखा हुआ, 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, वेक्टर यानी कि E प्लस क्यू है ना, ये आपका इतना हो जाएगा 2E क्यू प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, और बगल में क्या है, cos 2 थीटा, दोनों के बीच का एंगल है, ये दोनों के बीच का एंगल है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज हो गया कि 2, ये जो है आपका 2E प्लस क्यू स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस cos थीटा आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस cos थीटा आ गया है। तो इस चीज को हम लोग अब एक फॉर्मूला के अनुसार लगा देते हैं, ये किसके इक्वल होता है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। तो यहां पर आप गौर से देखिए कि ये जो है आपका रूट अंडर 2E प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस cos 2 थीटा। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि 2E प्लस क्यू का स्क्वायर, ये जो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हम लोग त्रिकोणमिति में ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो आप लोग याद किए हैं अगर, तो इसको बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। ये देखिए 2 और 2 को गुना कर देते तो 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो ये आपका 2 ये बाहर आ गया, ये देख लीजिए, इसका भी स्क्वायर है तो ये प्लस क्यू बाहर आ गया, ये भी आपका क्या स्क्वायर में है, तो ये भी क्या आ गया आपका बाहर में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम किया गया था, डायरेक्टली लिखा गया था, इसी चीज को मल्टीप्लाई करके 4E क्यू का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा गया था, ठीक है। अब बाहर आ गया तो 2E प्लस क्यू cos थीटा हो गया है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आ गया कि ये जो है आपका वेक्टर E क्यू का जो परिमाण है वो कितना निकल गया 2, और हम लोग E प्लस क्यू का वैल्यू निकाले हुए हैं, यहाँ पे अभी निकाले थे
कि के क्यू बाय जेड स्क्वायर होता है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर दी हैं और इधर कोस थीटा तो कोस थीटा। अब हम लोग क्या कर लिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग काम करते हैं। इस पर क्या काम किया जाएगा वो देखिए। यहाँ सिंपल सा वर्क किया गया है। आपका वर्क ये किया गया है कि यहाँ पर देखिए ये जेड है और ये कोस थीटा है। अगर हम लोग क्या करें, जेड और कोस थीटा के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो मेरा ये इक्वेशन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग ये निकाले हुए भी थे अभी यहाँ पे, ये जो जेड है ये किसके इक्वल हो जाए, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हम लोग इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या किए, समकोण त्रिभुज BOM में चले गए। BOM में जैसे ही यहाँ पे आए हैं तो ये हमको थीटा एंगल दिख रहा है और इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये P हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोस थीटा निकालना है हमको, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बट्टे है ना, B बट्टे H, तो यहाँ D बाय Z हो जाएगा। तो D बाय Z, तो D है तो D, Z का मान देखिए हम लोग निकाले हुए हैं इतना, तो यहाँ पे पुट कर दिया गया है। अब इन मानों को हम लोग क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में पुट करेंगे तो देखिए अपने आप निकल जाएगा समीकरण 1 का वैल्यू आपका। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं कि इस चीज को आप लोग लिखिएगा बढ़िया से कि समीकरण 1 में जेड तथा कोस थीटा के मान को रखने पर ना समीकरण 1 में क्या करते हैं, जेड और कोस थीटा का मान पुट कर देते हैं। तो यह आपका क्या निकल जाएगा, वेक्टर ई क्यू का मॉडुलस जो है वो निकल जाएगा 2 इंटू के, और ये क्यू है तो क्यू, उसके बाद ये देखिए जेड का वैल्यू आपका इतना आया हुआ है, तो ये आपका जेड का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब गौर से देखिए यहाँ पर क्या चीज है, ये स्क्वायर है, ये पावर हाफ है, स्क्वायर और पावर हाफ है ना, जेड का वैल्यू ये निकला हुआ है। तो हम लोग जैसे ही इसका क्या करेंगे, तो जेड का वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये जो है पावर पावर करके क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है आपका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये आपका कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल होके आपका बच जाता है इतना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, कोस थीटा है बगल में, तो कोस थीटा का वैल्यू इतना आया है वो हम लोग पुट कर देते हैं, डी है और ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर हाफ है, तो रख दिया गया पावर हाफ के रूप में। तो यहाँ पे पावर क्या है आपका 1 है। ठीक है, नहीं कुछ तो 1 है। तो अब हम लोग इस चीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे आपका क्या चीज देखने को मिल रहा है, तो ये k है तो k कांस्टेंट जिसका प्लस आ गया इंटू, ये आपका q है तो q आ गया इंटू, और इसको हम लोग ऐसे लिख देते समझ में आ जाएगा, ये 2d। और नीचे में आपका गौर से देखिए r प्लस डी स्क्वायर का पावर 1 है, r प्लस डी स्क्वायर का पावर हाफ है। ये देखिए बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आर स्क्वायर डी स्क्वायर का होल पावर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, तो जोड़ देंगे तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 आ जाएगा आपका, 3/2 आ जाता है। तो हम लोग इतना पुट कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे भी काम करते हैं इस पर। ये देखिए k है तो k, q इंटू 2d, इसका वैल्यू जो होता है वो p के इक्वल होता है। चलिए अब ये आपका आ गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2 ये पावर में, ये आपका वेक्टर ई क्यू का मैग्नीट्यूड जो है निकल गया। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो जैसे ही समीकरण 2 मान लिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अगला काम करते हैं, यहाँ से हम लोगों को कुछ और भगाना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल देंगे। ये भी उतारा हो गया आप लोगों का, इसको उतार लीजिए बढ़िया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब आगे काम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर
हम लोग क्या जानते हैं, ये R है तो ये R क्या है आपका फील्ड क्षेत्र दूरी है ना, जिस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है वो आपका डिस्टेंस है। और ये D जो है हम लोग जानते हैं, जब हम लोग डायपोल का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो है 2D जो है वेरी मच लेस देन है, बहुत ही छोटा होता, बहुत ही छोटा है ना। ये डिस्टेंस जो है लगभग नहीं के बराबर, एक पॉइंट यहाँ तो एक पॉइंट यहाँ पे आपका माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये इस दोनों के बीच का दूरी है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये चीज आप लोग भी लिखिए बड़े आराम से। सिंस चूंकि ये जो है आपका 2D जो है वो क्या है, मच लेस देन है, बहुत ही छोटा है, किससे, तो R से। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका D जो है वो क्या होगा, मच लेस देन होगा R से, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि D जो है वो आपका क्या होगा, और भी छोटा होगा, किससे, R के स्क्वायर से। होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो ये बहुत ही छोटा होगा R के स्क्वायर से। तो यहां से हम लोगों को क्या सीख मिल रहा है, D जो है जस्ट एक बहुत ही छोटा वैल्यू आ जाता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए ये जो R स्क्वायर है प्लस D स्क्वायर है, ये जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, ये R के इक्वल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि D का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, एकदम जीरो, जस्ट लाइक टेंड करने लगता है जीरो को। जब यहाँ पे जीरो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो निकलेगा क्या, R स्क्वायर। तो अब हम लोग इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं समीकरण 2 में, है ना। तो हम लोग लिखेंगे R स्क्वायर के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, देख लीजिए ये है। तो आपका आ जाएगा वेक्टर ई क्यू का मॉडुलस जो है के पी बाय ये R प्लस D जो है किसके इक्वल हो जाता है, R स्क्वायर के। तो हम लोग क्या लिख देंगे, R स्क्वायर, और ये आपका पावर क्या है, 3/2। तो अब देखिए पावर पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या निकल गया, वेक्टर ई क्यू का मॉडुलस जो है के इंटू पी बाय आर क्यू। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए, निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है के इंटू पी बाय आर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये जान लिए कि इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। तो अब हम लोग ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन तो बहुत ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हैं, इसका डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ होगा। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस चीज को आप लोग उतार लीजिए, ये आपका, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस पर काम करते हैं। तो ये काम किया गया है, देखिए यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा जस्ट ऐसे और ऐसे। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में, कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका जो रिजल्टेंट होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अब गौर से देखिए, ये नीचे में आपका क्या है, ये ए बी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये जो है पी का जो डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है ना। इस पी का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि इधर से इस ओर है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला इसका डायरेक्शन क्या है, इस ओर है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी, है ना, माइनस इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो इसका डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग नीचे में ये लिख लीजिएगा आप लोग बड़े बढ़िया से, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार में देके लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्यू का जो है कि दिशा जो है, वो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये वेक्टर ई क्यू पैरेलल होगा किसके, तो माइनस पी, है ना,
के पैरेलल होगा। जिस डायरेक्शन में P होगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा। और लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये आपको याद रखना है। अगर इधर लग रहा है P का तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इस चीज को आप उतार दीजिए। इस तरीके से हम लोग आज के क्लास में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, निरक्ष स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल लिए। अब इस चीज को उतार दीजिए।